हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। हम बात कर रहे थे कक्षा 12 लेसन नंबर 3 विद्युत धारा पार्ट नंबर 6 में अपन बात करेंगे ओम के नियम की सीमाएं। तो ओम के नियम की सीमाएं में सबसे पहले आता है ओमीय प्रतिरोध। ओमीय प्रतिरोध ओमीय प्रतिरोध क्या होता है कि वह प्रतिरोध जो ओम के नियम का पालन करता हो, वह प्रतिरोध जो ओम के नियम का पालन करता हो ओमीय प्रतिरोध कहलाता है। मतलब ये किसका पालन करेगा? ओम के नियम का। ओम के नियम का पालन। इसमें जो आरेख आती है V व I में समानुपाती आरेख आती है। V व I में जो आरेख रहेगी वो नियत रहती है, कहने का मतलब समानुपाती रहती है। नंबर 2 आता है अनओमीय प्रतिरोध। अनओमीय प्रतिरोध। अनओमीय जो प्रतिरोध होता है वो ओम के नियम का पालन नहीं करता है। ओम के नियम का पालन नहीं, अर्थात इसमें V व I में जो आरेख आती है वो आएगी वक्र के रूप में। इस रूप में आएगी, समानुपाती नहीं आती है, वक्र के रूप में आती है। तो ओम के नियम की सीमाओं की बात करते हैं तो क्या कहलाएगा? पहली ओमीय, दूसरी अनोमीय। अनोमीय क्या होता है कि वह यह ओम के नियम का पालन नहीं करता, अर्थात इसमें V व I के मध्य जो आरेख आएगी वो समानुपाती नहीं आएगी। जैसे इसकी आरेख देखें कि जैसे जैसे अपन विभवांतर का मान बढ़ाते हैं, जैसे जैसे V का मान बढ़ाएंगे वैसे वैसे I का मान बढ़ता जाता है। तो बढ़ता जाएगा तो तार का मान क्या हो जाता है? गर्म हो जाता है। इस कारण प्रतिरोधकता क्या हो जाती है? बदल जाती है। इसे जाना सीधा चाहिए था। ये बिंदु A मान ली, ये बिंदु B मान ली और ये C। इसे बिल्कुल सीधा समानुपाती चलना चाहिए था, लेकिन जैसे जैसे विभवांतर का मान बढ़ा रहे हैं तो धारा का मान भी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। बढ़ रहा है तो तार गर्म हो रहा है और प्रतिरोधकता क्या होती जा रही है? बदलती जा रही है। इसी प्रकार किसमें होता है? डायोडों में होता है। पीएन संधि डायोड में। पीएन संधि डायोड में इस प्रकार से तो अग्र के लिए आ जाता है और ये पश्चिम के लिए। इधर I, इधर भी I, इधर B, इधर B। ये किसके लिए आ जाएगा? अग्र के लिए, अग्र दिशिक के लिए, दिशिक। और ये किसके लिए आ जाता है? पश्चिम दिशिक के लिए। तो सीधी बात ये है कि जो ओम के नियम का पालन करते हैं वो ओमीय प्रतिरोध, और जो ओम के नियम का पालन नहीं करते हैं वो अनोमीय प्रतिरोध। ये सामान्य सी बात थी। इसके बाद में अगला टॉपिक अपना पदार्थों की प्रतिरोधकता पर ताप का प्रभाव। बहुत ही अच्छा टॉपिक है, पदार्थों की प्रतिरोधकता पर ताप का प्रभाव। तो यहाँ पे पदार्थों की प्रतिरोधकता, पदार्थों की प्रतिरोधकता पर ताप का प्रभाव। पदार्थ की प्रतिरोधकता पर ताप का प्रभाव। तो पदार्थ की प्रतिरोधकता पर ताप के प्रभाव की बात करते हैं तो सबसे पहले कोई भी पदार्थ हो ताप पर निर्भर करता है। ये किस पर? कोई भी पदार्थ हो, पदार्थ की जो प्रतिरोधकता है, पदार्थ की प्रतिरोधकता या कोई भी पदार्थ हो ताप पर क्या करेगी? निर्भर। ताप पर क्या करती है? निर्भर करती है। तो जो पदार्थ की प्रतिरोधकता रहेगी वो ताप पर निर्भर करेगी। इसके बाद बेटा बात करेंगे अतिचालक। किसकी बात करते हैं? अतिचालक। अतिचालक क्या होते हैं कि वह पदार्थ जिनकी प्रतिरोधकता, वह पदार्थ जिनकी वह पदार्थ, मैं लिख ही देता हूं बेटा, वह पदार्थ जिनकी प्रतिरोधकता निम्न ताप पर शून्य होती है। अतिचालक क्या कहलाते हैं कि वह पदार्थ जिनकी प्रतिरोधकता निम्न ताप पर क्या रहती है? शून्य रहती है। इसके बाद में इसमें जो संबंध आता है वो क्या आता है कि जो प्रतिरोधकता में जो परिवर्तन होता है, प्रतिरोधकता में जो परिवर्तन होता है वो प्रारंभिक प्रतिरोधकता व तापांतर के क्या होता है? समानुपाती होता है। तो यहाँ पे प्रारंभिक प्रतिरोधकता की बात करेंगे तो प्रतिरोधकता में परिवर्तन डेल रो है, वो क्या होता है बेटा? प्रारंभिक प्रतिरोधकता
प्रतिरोधकता को यहाँ पे अपने रो नोट से दर्शा दिया, तो प्रारंभिक प्रतिरोधकता के क्या होता है, समानुपाती, और इसके तापांतर मतलब डेल टी के भी क्या रहेगा, समानुपाती। तो इक्वेशन नंबर 1 व 2 से, समीकरण नंबर 1 व 2 से देखते हैं यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा बेटा, डेल रो समानुपाती रो नॉट डेल टी, रो नॉट डेल टी। यहाँ पे डेल रो का मतलब है प्रतिरोधकता में परिवर्तन, रो नॉट का मतलब है प्रारंभिक प्रतिरोधकता, और डेल टी का मतलब तापांतर में परिवर्तन या ताप में परिवर्तन। तो इस समानुपाती चिन्ह को हटाने के लिए यहाँ पे बराबर का चिन्ह लगा के एल्फा, इस एल्फा का मतलब होता है प्रतिरोधों का ताप गुणांक, एल्फा एक नियतांक लगाते हैं तो ये संबंध प्राप्त होता है। एल्फा का मतलब है बेटा यहाँ पे प्रतिरोधों का ताप गुणांक, प्रतिरोधों का ताप गुणांक। इसके मात्रक की बात करते हैं, एल्फा का मात्रक, एल्फा का जो मात्रक होता है वो होता है बेटा केल्विन इनवर्स, केल्विन इनवर्स बोले तो 1/केल्विन या 1/केल्विन लिख सकते हो, जैसे आप केल्विन इनवर्स भी लिख सकते हो। जो एल्फा का मान है, एल्फा का मान पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है, एल्फा का मान है वो पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। इसके बाद में आगे चलते हैं बेटा, आगे हम चलेंगे तो यहाँ पे अपने को मान लो एल्फा का मान चाहिए, एल्फा का मान चाहिए तो इसे को इस प्रकार से लिख सकते हैं, एल्फा बराबर, इसे आप समीकरण नंबर 3 दे दो चाहिए, एल्फा बराबर डेल रो बटा रो नॉट डेल टी, इस रूप में भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे इक्वेशन नंबर 3 से करते हैं, यदि प्रतिरोधकता में परिवर्तन, प्रतिरोधकता में परिवर्तन डेल रो बराबर क्या आ जाएगा, रो माइनस रो जीरो, अंतिम में से प्रारंभिक को घटा देंगे। और ताप की बात करेंगे तो ताप के लिए, ताप की बात करेंगे तो ताप के लिए क्या जाएगा, डेल टी बराबर टी माइनस टी जीरो। इस रो का मतलब है अंतिम प्रतिरोधकता, रो जीरो का मतलब है प्रारंभिक प्रतिरोधकता, इस टी का मतलब है प्रारंभिक ताप, टी जीरो का मतलब है अंतिम ताप। तो यहाँ पे क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 3 में मान रखने पर, इक्वेशन नंबर 3 में मान रखते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे मान रखेंगे डेल रो की जगह क्या जाएगा, रो माइनस रो जीरो बराबर एल्फा रो नॉट कोष्टक टी माइनस टी जीरो। ये रो नॉट इधर माइनस का इधर आएगा तो प्लस का, तो रो बराबर क्या आ जाएगा, रो नॉट प्लस एल्फा रो जीरो टी माइनस टी जीरो। इसमें से कॉमन लेते हैं, कॉमन आ रहा रो जीरो तो अंदर क्या जाएगा 1 प्लस एल्फा एल्फा टी माइनस टी जीरो। तो ये प्रतिरोधकता का जो सूत्र है वो अपने को प्राप्त हो गया। कई बार प्रतिरोधकता ना देकर अपने को प्रतिरोध भी दे देता है, तो के लिए कितना सा चेंज होगा, प्रतिरोध के लिए, प्रतिरोध के लिए, तो प्रतिरोध के लिए की बात करेंगे तो यहाँ पे अंतिम प्रतिरोधकता उसकी जगह क्या आ जाएगी, अंतिम प्रतिरोध बराबर प्रारंभिक प्रतिरोध कोष्टक 1 प्लस एल्फा कोष्टक टी माइनस टी जीरो। ये किसके लिए आ जाएगा, प्रतिरोधों के लिए सूत्र प्राप्त हो जाएगा। और जो प्रतिरोधकता का मान है वो पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। तो ये तो सूत्र प्राप्त हो गया। इसके बाद में बेटा इनके धातुओं में प्रतिरोधकता का क्या प्रभाव पड़ता है, मिश्र धातुओं में क्या प्रभाव पड़ता है और अर्धचालकों में क्या प्रभाव पड़ता है, ये वाला अपन सूत्र प्राप्त करेंगे। इनको एक एक चीज को मैं समझाता हूँ बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिक करंट जैसे समाप्त होगा अपन इसके इंपॉर्टेंट पर्सन भी बनाएंगे, उनका सॉल्यूशन करवाएंगे। अब यहाँ पे नंबर ए, इसी की चल रहा है नंबर ए
धातुओं में प्रतिरोधकता पर ताप का प्रभाव। भाई धातुएं है, धातुओं में प्रतिरोधकता पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है? बेटे जो धातुएं होती है, धातुओं में ताप बढ़ाने पर प्रतिरोधकता का मान भी बढ़ता है। धातुओं में ताप बढ़ाओगे तो प्रतिरोधकता का मान क्या होगा? बढ़ेगा। और इसका जो प्रतिरोधक ताप गुणांक होता है वो होता है धनात्मक। जबकि मिश्र धातुओं में ताप का प्रतिरोधकता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है और उसका जो प्रतिरोधक ताप गुणांक है अल्फा, उसका मान अल्प या धनात्मक हो सकता है। जबकि अर्धचालकों की बात करते हैं तो अर्धचालकों में ताप बढ़ाने पर प्रतिरोधकता का मान क्या होता है? घटता है। और इसका जो प्रतिरोधक ताप गुणांक है उसका मान ऋणात्मक होता है। अब एक एक के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले धातुओं में प्रतिरोधकता पर ताप का प्रभाव। तो हम जानते हैं, एक सूत्र है अपने पास, हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि टाउ बराबर आएगा m n e स्क्वायर टाउ। इस यहाँ पे टाउ का मतलब विश्रांति काल, m का मतलब द्रव्यमान, n का मतलब इलेक्ट्रॉनों का घनत्व, e का मतलब रो बराबर m बटा n e स्क्वायर टाउ। तो रो का मतलब प्रतिरोधकता, m का मतलब इलेक्ट्रॉनों का द्रव्यमान, n का मतलब इलेक्ट्रॉन घनत्व, e का मतलब इलेक्ट्रॉन, टाउ का मतलब विश्रांति का। इस टाउ को थोड़ा सा पढ़ना। अब यहाँ पे क्या होता है बेटा कि यदि अपन ताप बढ़ाते हैं, ताप को क्या करेंगे? बढ़ाएंगे। तो ताप बढ़ाने पर m के मान, m व n के मान में कोई परिवर्तन नहीं। जैसे ताप बढ़ा रहे हो, ताप बढ़ाने पर m व e के मान में कोई बदलाव नहीं आएगा, कोई परिवर्तन नहीं। अपन जैसे ताप बढ़ा रहे हैं तो ताप बढ़ाने पर m व e के मान में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। यदि ताप में ज्यादा वृद्धि ना करें, ताप में अधिक वृद्धि नहीं करें तो n का मतलब इलेक्ट्रॉन घनत्व, इलेक्ट्रॉन घनत्व के मान में कोई परिवर्तन नहीं। इस सूत्र से पता लग रहा है कि यदि अपन ताप को बढ़ा रहे हैं तो m व e के मान में कोई परिवर्तन नहीं पड़ेगा, कोई वो नहीं होगा। जबकि ताप में ज्यादा वृद्धि नहीं करें, मतलब एक निश्चित सीमा से अधिक सीमा पर नहीं लेके जाएंगे तो यहाँ पे जो n है इलेक्ट्रॉन घनत्व पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पे अपने पास सूत्र आता है टाउ, विश्रांति काल। टाउ बराबर होता है माध्य मुक्त पथ, इसको दर्शाते हैं लैम्बडा से अपॉन वर्ग माध्य मूलमान, इसको दर्शाते हैं VRMS से, वर्ग माध्य मूलमान को दर्शाते हैं VRMS से। तो यहाँ पे टाउ का मतलब विश्रांति काल, इसका मतलब माध्य मुक्त पथ और इसका मतलब क्या होगा? वर्ग माध्य मूलमान। यदि अपन ताप को बढ़ा रहे हैं, टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, जैसे अपन टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो लैम्बडा का मान है इसमें क्या आती है? कमी। यदि अपन ताप को बढ़ाएंगे तो लैम्बडा के मान में कमी। VRMS वर्ग माध्य मूलमान, इसके मान में क्या होती है? वृद्धि होती है। इसके मान में वृद्धि होगी तो टाउ के मान में क्या आ जाती है? कमी। और टाउ के मान में कमी आ जाती है तो रो के मान में क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है। तो इस सूत्र से संबंध ही बता रहा है कि यदि ताप को बढ़ाएंगे तो लैम्बडा के मान में कमी आएगी, लैम्बडा के मान में कमी आएगी तो VRMS नीचे है तो इसके मान में क्या होगी? वृद्धि होगी। और जब इसके मान में वृद्धि हो रही है तो टाउ के मान में क्या आएगी? कमी आएगी। और टाउ के मान में कमी आ रही है तो रो के मान में क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है। तो यहाँ पे ये स्पष्ट हो रहा है, इस सूत्र से साफ स्पष्ट हो रहा है कि ताप बढ़ाने पर प्रतिरोधकता का मान बढ़ता है, मान
बढ़ता है। जैसे ही ताप बढ़ाएंगे तो प्रतिरोधकता का मान है वो क्या होगा, बढ़ेगा। और साथ में जो अल्फा मतलब ताप गुणांक है, प्रतिरोधकता का ताप गुणांक, इसका जो मान आएगा वो कैसा आएगा, धनात्मक। इसका जो मान आएगा वो कैसा आएगा, धनात्मक। तो अपना पहला टॉपिक हो गया धातुओं की प्रतिरोधकता पर ताप का प्रभाव। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। इसका नंबर बी टॉपिक बात करेंगे मिश्र धातु, मिश्र धातुओं की बात करेंगे। नंबर 2 है मिश्र धातु। मिश्र धातु, मिश्र धातु का मतलब दो धातुओं से मिलकर बनी हो। तो मिश्र ताप बढ़ाने पर, ताप जैसे ही बढ़ाएंगे तो रो के मान में कोई प्रभाव नहीं, कोई प्रभाव नहीं। ताप बढ़ाने पर प्रतिरोधकता के मान में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसके बाद में इसकी बात करते हैं अल्फा का मान। अल्फा का मान होता है इसका, वो होता है अल्फ या धनात्मक, धनात्मक। इसके बाद में बात करेंगे इसके यूज। इसका यूज किया जाता है, वो किया जाता है मीटर सेतु के तार में, विभवमापी के तार में, प्रतिरोध बॉक्स के तार में इनका उपयोग किया जाता है। इसके एग्जाम्पल की बात करें तो इसका एग्जाम्पल होता है मैग्नीन, नाइक्रोम, कॉन्स्टेंटन। ये नाइक्रोम, मैग्नीन और कॉन्स्टेंटन हो जाएगा। इसके आरेख की बात करते हैं। इसका आरेख क्या रहता है, नियत रहता है। इधर टेम्परेचर ले लिए T और इधर रो प्रतिरोधकता, तो इसका आरेख कैसा रहेगा, नियत रहेगा। यहाँ पे मैं उसकी बात करूं धातुओं की, तो धातुओं में रो में और जो T में जो आरेख आता है वो इस प्रकार से आता है, इस प्रकार से धातुओं के लिए, धातुओं के लिए और मिश्र धातुओं के लिए ये है। इसके बाद में नंबर 3 बात करेंगे अर्धचालकों में। अर्धचालकों में तो इधर देख लो, अर्धचालकों की बात करते हैं बेटा। अर्धचालकों में नंबर 3 कौन सा है, अर्धचालकों में प्रतिरोधकता पर ताप का प्रभाव। तो अर्धचालकों करते हैं बेटा। तो अर्धचालकों में क्या होता है, होता है अर्धचालकों में ताप बढ़ाने पर, अर्धचालकों में ताप बढ़ाने पर प्रतिरोधकता का मान